Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं वो आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because। तो बीटी टॉक्सिन जो है वो कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं। बीटी टॉक्सिन की क्रिस्टल्स, बीटी इज व्हाट, बीटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। ठीक है, इससे ये नाम डिराइव हुआ है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये हमें इस बैक्टीरिया से मिलता है और इस बैक्टीरिया में ये कैसे होता है, इट इज इन द प्रोटॉक्सिन फॉर्म। ठीक है, मतलब कि प्रोटॉक्सिन मतलब कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में है। अब जब ये बीटी टॉक्सिन एंटर करता है इंसेक्ट की गट में तो वहां पर जाके ये हो जाता है एक्टिव। राइट, एक्टिव होने पर क्या होता है, अब ये हार्म करता है इंसेक्ट को। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, क्यों बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल्स हैं क्यों वो बैक्टीरिया को नहीं मार दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स है जब ये बैक्टीरिया के अंदर हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए जो बैक्टीरिया है वो नहीं, बैक्टीरिया को कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशंस हैं इंसेक्ट गट की, ये उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी सी। Question number 2, what are transgenic bacteria? Illustrate using any one example। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनते हैं। तो इनमें होता क्या है कि इनका डीएनए जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ सम अदर डीएनए फ्रैगमेंट। Right, so these are the bacteria whose DNA is manipulated to carry and express a foreign DNA। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम इंसुलिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंसुलिन क्या है, हमें इंसुलिन प्रोडक्शन करानी है तो हमारे पास हमें एक डीएनए फ्रेगमेंट मिला। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक प्लाज्मिड में इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, अब हमने इस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया जो एक वेक्टर एक्ट करेगा जो इसको लेकर जाएगा अंदर। ठीक है, तो इसमें हमने इसको इंसर्ट कराया और फिर ये जो हमारा जो प्लाज्मिड और डीएनए का जो एक सेगमेंट बना है उसको हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। राइट, सो दिस इज व्हाट दिस बैक्टीरिया विल बी कॉल्ड एज transgenic bacteria। Right, so this will be transgenic bacteria। So these microbes are used to synthesize some important biochemicals like alcohols, enzymes, steroids, antibiotics। तो ये जो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक माइक्रोब है। तो इन माइक्रोब्स का, इन बैक्टीरियाज का हम यूज करते हैं ताकि हम कुछ डिजायर्ड एंजाइम्स, कुछ डिजायर्ड एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स हम प्रोड्यूस कर सके। सो दैट इज व्हाई दीज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड। तो एक तो इसमें एग्जांपल हो गया इंसुलिन प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, उसके सिवा भी बहुत सारे जैसे बेसिलस thuringiensis फॉर बीटी कॉटन, हिरुडिन फॉर ट्रांसजेनिक फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से। जैसे जो ये एग्जाम्पल है हिरुडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस, तो ये हिरुडिन क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है हमारी वेसल्स में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो होता क्या है कि एक जीन जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड किया जाता है और उसको ऐड कर दिया जाता है इस
प्लांट में, दैट इज ब्रेसिका नेपस। तो ब्रेसिका नेपस में अब वो क्या होता है, वो बना देता है, क्या बनाता है, वो हिरुडिन बनाता है। मतलब हम वो वाला जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हिरुडिन बनाएगा। तो अब वो अंदर ही अंदर बहुत सारे हिरुडिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और फाइनली हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम उसको मेडिसिन में यूज करते हैं, राइट। जहाँ भी हमें ब्लड क्लॉटिंग वाले चांसेस लगते हैं तो हम वहाँ पर इसको यूज करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। कैसे हम इलस्ट्रेट करेंगे, राइट। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see question number 3. Compare and contrast the advantages and disadvantages of production of genetically modified crops. तो जो genetically modified crops होती है, पहले हम उनके advantages को discuss करते हैं, तो बहुत ही important होती हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले है ये chemical fertilizers और pesticides का जो use है fields में, उसको कम करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, जो कि इन टर्न हमारे लिए ही अच्छे नहीं हैं। हमारी बॉडी में भी वो बहुत सारे से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी, वो ऑलरेडी मतलब दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट, उनमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडली, दे प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेजिस्टेंट वेराइटीज अगेंस्ट पैथोजेंस एंड सैलिनिटीज। तो अब ये क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी स्पीशीज को ध्यान में रखते हुए किसी के बेस्ट पार्ट्स, मतलब अलग अलग स्पीशीज के बेस्ट फीचर्स लेते हुए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं। तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि अच्छा, इसकी ग्रोथ अच्छी है इस क्रॉप की, और ये जो दूसरी क्रॉप से हमारे पास दो है, तो जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा, जो ए क्रॉप है उसकी यील्ड अच्छी है, बहुत सारी यील्ड मिल रही है, और जो बी है ना, उसमें क्या है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, मतलब उसमें पेस्ट भी नहीं लगते हैं, और दूसरा जो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी अच्छी है। तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हुए एक नई स्पीशीज बना देंगे उस चीज़ की, जो कि होगी सी। तो ये क्या होगी, इसकी यील्ड भी अच्छी होगी, और सेकेंडली ये ना तो इसमें पेस्ट लगेंगे, मतलब जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो आके इस फसल को खराब नहीं करेंगे, और जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी वो भी बेस्ट होगी। सो इनसे क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनमें पेस्ट रेजिस्टेंस भी होता है, ये जो सलाइन कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत अच्छे से खुद को संभाल पाती हैं। Then comes the third one, provide raw material to industries like pharmaceuticals. तो इन्हीं से हम, जैसे हमने बात किया कि ब्रासिका नेपस है, तो ब्रासिका नेपस क्या करते हैं, हम उसमें हिरुडिन प्रोटीन जो है उसको डेवलप करते हैं, राइट। और हिरुडिन प्रोटीन क्या करता है, हमारी ब्लड में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो इंटर्न क्या हो रहा है, हम उसमें एक जीन डाल रहे हैं, वो बहुत सारा हिरुडिन बना रहा है, और फाइनली अब हम उस हिरुडिन को एक्सट्रैक्ट करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देकर उसको एक प्रॉपर वे में हम मेडिसिन्स बना रहे हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ही अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं। Then comes the fourth one, have enhanced nutritional quality and yield. तो obviously जब भी हम एक genetically modified crop की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें yield ही अच्छी चाहिए, कि हमें बहुत सारी crop चाहिए, है ना, कि हम बहुत सारे लोगों को फीड कर सके, लेकिन ये भी important है कि उसकी न्यूट्रिशन लेवल भी उसका अच्छा हो। Then comes crops grow fast and they produce high yield. तो क्रॉप्स क्या करती है, क्रॉप जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, और जो यील्ड होती है वो अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नाउ लेट अस लुक एट द डिसएडवांटेजेस।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की क्रॉप्स की बात करें तो कुछ रेजिस्टेंसेस भी डेवलप हो जाती है, मतलब जैसे कोई ऐसा प्रोटीन डेवलप हो जाएगा जो कि हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कर देगा। सो द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स समटाइम्स कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि हमारी गट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में हमारी गट को हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी में विटामिन की सिंथेसिस करता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को हार्म करते हैं। Then comes the third one, resistant genes are transferred by pollen to the weed and may become resistant to pest। कई बार ऐसे जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जो कि पेस्ट के जिससे कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो ऐसे जीन्स डेवलप होंगे जो कि पेस्ट को नहीं मारेंगे और पेस्ट क्या हो जाएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे, राइट। अब कई बार क्या होता है कि जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन हमने काफी कॉमनली पढ़ा है जब हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो बीटी टॉक्सिन है ना, इट इज एक्चुअली पोजिंग अ थ्रेट। ठीक है, कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं ताकि हम पेस्टिसाइड्स का अमाउंट कम करें, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें खुद में पेस्ट रेजिस्टेंस आए, राइट। तो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज ना करना पड़े। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये थ्रेट पोज कर रहा है ऑन whom, on insect pollinators, जो insect pollinators है। and we know how important are these pollinators। अगर pollinators नहीं होंगे तो plants में sexual reproduction नहीं होगी, sexual reproduction नहीं होगी तो फिर खाना ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं, फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो बीटी टॉक्सिन्स है ना, दे पोज थ्रेट ऑन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, और इनका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन को ये कम कर रहे हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो गई तो जो 85% ऑफ द पॉलिनेशन है वो कौन करता है, दीज आर कैरिड आउट बाय हनी बीज, ठीक है। हु कैरीज 85% ऑफ द पॉलिनेशन, हनी बीज। सो दे आर द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। सो इनके ऊपर बीटी टॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट कर रही हैं। ये कुछ ऐसे जीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि हनी बीज को हार्म कर रही हैं। तो there are advantages of these genetically modified crops, but there are disadvantages too. Question number 4, what are cryproteins? Name an organism that produces it. How has man exploited this protein for his benefit? तो cryprotein क्या है? क्राइप्रोटीन एक क्रिस्टल टॉक्सिक प्रोटीन है जो कि क्राइजीन बनाता है, and it is very poisonous to insects। very poisonous नहीं, it is poisonous to insects, some insects। तो इसमें जो किससे बनता है, ये किससे, हम कौन से ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस किया जाता है? सो दैट इज Bacillus thuringiensis which produces cryprotein in inactive form। मतलब कि हम Bacillus thuringiensis से ये क्राइप्रोटीन डेवलप करते हैं, लेकिन उस बैक्टीरिया में ये जो प्रोटीन होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो व्हेन दिस इनएक्टिव प्रोटीन एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी, अब हमने बोला ये इंसेक्ट्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, पॉइजनस है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके लिए पॉइजनस है। जब ये उनके अंदर एंटर करता है तो जब उनकी गट में जाता है, गट में जाने के बाद उसको मिलती है अल्कलाइन पीएच, ठीक है, स्लाइटली बेसिक सी पीएच। तो वहां पर दिस इनएक्टिव फॉर्म गेट्स एक्टिवेटेड। ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक्टिव में बदल जाता है, एंड देन इट लीड्स टू द लाइसिस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। तो वो उस इंसेक्ट की जो एपिथेलियल सेल होते हैं उनको ब्रेक कर देता है और इवेंचुअली लीड्स टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट। सो इन ह्यूमंस इट डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विद इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है जिनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। तो उसके लिए हम क्राइप्रोटीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो इन्हीं की डेवलपमेंट के लिए हमने क्राइप्रोटीन को एक्सप्लॉइट किया है।
Question number 5. What is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase ADA deficiency. तो हमें बताना है कि जीन थेरेपी क्या होती है. जीन थेरेपी बेसिकली क्या है कि हम वी आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू द जीन, राइट. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे गए हैं जिनमें कुछ जीन्स जो होते हैं या तो वो डिफेक्टिव होते हैं या वो मिसिंग होते हैं. तो उस केस में उन जीन्स को रिप्लेस करने के लिए, उन जीन्स को करेक्ट करने के लिए या मिसिंग जीन्स उस ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए हम कुछ मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं एंड वी कॉल इट एज जीन थेरेपी, right? So methods and technologies which corrects or rejects the defective genes. तो अब हमें ADA का एग्जाम्पल लेना है, that is adenosine deaminase, राइट. तो ADA की अगर हम बात करें तो इन द ईयर 1900 देयर वाज दिस फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दैट वाज डन. वो भी एक 4 साल के बच्चे पे जिसके अंदर ADA डेफिशिएंसी थी, राइट. तो उन्होंने क्या किया, ADA का बेसिकली रोल क्या है. ADA का रोल है जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखना, राइट. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ADA नहीं है, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं है, तो क्या होगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और एक डिजीज है दैट इज SCID. व्हाट इज इट? सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट. तो ये वाली डिजीज उस इंसान को होने के चांसेस हैं. सो इस बच्चे में क्या था, ये जो 4 साल का बच्चा था इसमें ADA डेफिशिएंसी थी. इसमें ये जो ADA जो था दैट वाज डिलीटेड, ठीक है, उसकी बॉडी में नहीं था. तो इसमें जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी से हम लिम्फोसाइट्स कलेक्ट करते हैं और उनको कल्चर किया जाता है बॉडी के बाहर इन विट्रो, ठीक है, लैब में कल्चर किया जाता है एंड फिर फंक्शनल ADA जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब लिम्फोसाइट्स में ADA को इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरसेस और फिर वापस से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पेशेंट में. तो जब पेशेंट में जाता है तो अब उसमें ADA होता है, ठीक है, आइदर इट इज रिप्लेस्ड और इट इज करेक्टेड और इट इज मिसिंग, सो इट इज प्लेस्ड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट्स बॉडी. तो अब उस ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देता है. सो दिस इज जीन थेरेपी. तो ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज बेसिकली द पॉइंट्स, ठीक है. अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने एक के आगे एक एरो मार्क करके लिखा है. सो दीज आर द स्टेप्स. जीन थेरेपी में क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से हम लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे और उनको इन विट्रो कल्चर करेंगे, उनमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे ADA. ADA इंट्रोड्यूस करने कैसे करेंगे, रिट्रोवायरसेस के थ्रू करेंगे, राइट. और मतलब उसमें बेसिकली एक DNA का फ्रेगमेंट ऐड कर रहे हैं जो ADA प्रोड्यूस करेगा. तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर ADA प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली इन लिम्फोसाइट्स को हम वापस से डाल देंगे पेशेंट के अंदर और उसका इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देगा. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. Diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expressing a human gene, say the gene for growth hormone, into the bacterium like E. coli. तो हमें क्या करना है, हमें डायग्रामेटिकली स्टेप्स बताने हैं जो हम एक्सपेरिमेंटली जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जब हम एक जीन को क्लोन करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं बैक्टीरियल सेल में, ठीक है. तो जीन हमने बोल दिया कि हमने ग्रोथ हार्मोन का जीन लेना है ह्यूमन से और बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई, राइट. तो बहुत कॉमनली जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं क्लोनिंग में दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया. तो सबसे पहले क्या है, ये है हमारा ई कोलाई का बैक्टीरियल सेल, ठीक है, दैट देयर शुड बी अ स्पेस, राइट. सो ई कोलाई का जो ई कोलाई है उसके अंदर एक तो उसका अपना DNA है दैट इज क्रोमोसोमल DNA और दूसरा है उसके अंदर प्लाज्मिड DNA. अब ये जो क्लोनिंग होती है, जीन का एक्सप्रेशन होता है, इस सब केस में हम जो DNA यूज करते हैं दैट इज दिस प्लाज्मिड DNA. तो होता क्या है कि जो प्लाज्मिड DNA होता है उसको कट कराया जाता है विद
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करते हैं तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, हमने इसको कट करा दिया, इसने क्या किया, इसने ये हमारे पास आ गया क्लीव्ड प्लाज्मिड डीएनए एंड इट हैज स्टिकी एंड्स, राइट। उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग से अब हमने क्या लिया, ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसको भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अगेन क्या आया हमारे पास, ये आ गए स्टिकी एंड्स, राइट। सो दिस इज क्लीव्ड ग्रोथ हार्मोन जीन, राइट। अब क्या करना है हमने, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जो हमारा ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए फ्रेगमेंट था उसको हमने इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड डीएनए में। तो ये था हमारा प्लाज्मिड डीएनए, हमने इसको कट कराया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, राइट। तो और इसने क्या प्रोड्यूस किए थे, स्टिकी एंड्स। अब इन दोनों के केस में क्या था, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लेंगे वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। तो हमने क्या किया, हमने प्लाज्मिड डीएनए लिया, उसको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाले डीएनए को कट कर दिया, राइट। तो दोनों में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए और जो सीक्वेंसेस थे दे वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमने इन दोनों जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए था उसको प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट करा दिया। तो सो दिस कम्स आउट टू बी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद डीएनए लाइगेज लिया, डीएनए लाइगेज ने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, लाइगेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर हमारे पास आ गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई और जो ई कोलाई है, राइट, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसको हमने क्या किया, बेसिकली ये हमारा वो सेल था, जो बैक्टीरिया का सेल हमने सबसे पहले बनाया था, जिसमें एक तरफ तो था क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरी तरफ क्या हमने इंसर्ट कर दिया, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, राइट। अब क्या हुआ, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसने अपनी फर्दर कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसने क्या किया, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो दोनों सेल्स में फर्दर क्रोमोसोमल डीएनए भी गया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी गया। इस तरह जैसे जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होते गए जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो बढ़ता गया, राइट, वो मल्टीप्लाई होता गया। तो इस तरह होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस तरह बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Question number 7. Can you suggest a method to remove oil or hydrocarbon from seeds based on your understanding of recombinant DNA technology and chemistry of oils? तो जितनी भी हमें recombinant DNA टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और जितना हमें ऑयल की केमिस्ट्री की नॉलेज है, तो हमें बताना है कि हमें अगर ऑयल को या हाइड्रोकार्बन को सीड से रिमूव करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, हमें पता है कि जो भी चीज़ अंदर बन रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किससे बनती है, वो बनती है किसी एक पर्टिकुलर जीन से, ठीक है। जीन कहाँ होता है, डीएनए मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें उसको रिमूव कर देना है और कुछ नहीं करना है। सो टू रिमूव एन ऑयल फ्रॉम सीड, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑयल और हाइड्रोकार्बन और यू कैन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके हमें उस जीन को ही रिमूव कर देना है। सो द रिस्ट्रिक्टेड डीएनए ऑफ द सीड दैट नीड्स टू बी लाइगेटेड यूजिंग डीएनए लाइगेट। अब हमने क्या किया, वो डीएनए को काट दिया, बीच से जीन को रिमूव कर दिया, तो अब हमें उनको लाइगेट कर देना है। जो हमारा डीएनए है उसको हमें लाइगेट कर देना है यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज एंड अलाउड टू ग्रो इन द न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर द एसेप्टिक कंडीशंस, और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने देना है। तो अब जो हमारे पास सीड्स आएंगे उसमें हाइड्रोकार्बन्स या ऑयल्स नहीं होंगे। सिंपल। Let us now talk about question number 8. Find out from internet what is golden rice. तो हमें इंटरनेट का यूज करना है और हमें ये पता लगाना है कि गोल्डन राइस क्या होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है राइस की, विच इज ओराइजा सेटिवा। ठीक है, कौन से राइस की? ओराइजा सेटिवा।
सेटिवा भी बोल सकते हैं, सेटाइवा भी बोल सकते हैं. सो इट कंटेन्स बीटा कैरोटीन विच इज प्रो विटामिन ए, विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, राइट. अब ये क्यों डेवलप हुआ, मतलब इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये देखा गया कि विटामिन ए की शॉर्टेज है बहुत सारे लोगों में. बहुत सारे लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई गई, तो उनके लिए एक हमें सप्लीमेंट चाहिए था कि कैसे उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हम खत्म करें और उनको भरपूर क्या मिले, विटामिन ए मिले, राइट. तो उसके लिए ये गोल्डन राइस वेराइटी जो है वो डेवलप की गई. तो इसमें जो प्रो विटामिन ए है, इट इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इनसाइड आवर बॉडी. मतलब कि राइस के अंदर क्या है, राइस के अंदर वो एक प्रिकर्सर के फॉर्म में है विच इज इन एक्टिव फॉर्म, बट जैसे ही हम उस खाना को खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन ए की को सप्लीमेंट करता है, मतलब इट इज अ सप्लीमेंट, right. So it gives the grains give a characteristic golden color, इसीलिए इसको golden rice बोलते हैं. Then the rice plant is naturally produces beta carotene pigment in the leaves, right. तो जो rice plants होते हैं ना, वो naturally ही beta carotene pigment produce करते हैं leaves के अंदर, लेकिन endosperm में वो एब्सेंट होता है. इट इज एब्सेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड. तो इसीलिए जो बीटा कैरोटीन है वो उसका प्रिकर्सर डेवलप किया जाता है. तो जो बीटा कैरोटीन पिगमेंट है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एंडोस्पर्म. फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है, ठीक है. तो बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन वो एंडोस्पर्म में तो होती नहीं है. देन इट, अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें विटामिन ए की कमी देखी गई, और बाकी सप्लीमेंट से जो मार्केट में अवेलेबल थे, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल और किसी भी फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, तो उन सब से जो गोल्डन राइस का जो पैसे थे, मतलब इट वाज चीपर, इट वाज नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है. और दूसरा, अब इसको यूज नहीं किया जा रहा है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है. उसके लिए उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज थी दैट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज लाइक इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय पीपल. तो इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में गोल्डन राइस जो है वो अवेलेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9, डज आवर ब्लड हैज प्रोटीएसेस एंड न्यूक्लियसेस. तो क्या हमारे ब्लड में प्रोटीएसेस और न्यूक्लियसेस होते हैं. तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियसेस को डाइजेस्ट करते हैं. तो ये एंजाइम्स हमारे ब्लड में नहीं होते हैं. इनका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. लेकिन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, जिनकी हमें लाइसिस नहीं चाहिए. इन टर्न हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीएजेस और न्यूक्लियसेस की एक्टिविटी को रोकते हैं, ताकि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो सेफ रहें हमारी बॉडी में. चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. Question number 10, consult internet and find out how to make orally active protein pharmaceutical. What is the major problem to be encountered? तो जो orally active protein pharmaceuticals हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और क्या problems आती हैं उनके यूज करने में. तो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी और बाकी आप सोचोगे, ढूंढोगे और लिखोगे. तो सबसे पहले है कि ओरली एक्टिव प्रोटीन्स होते क्या हैं, ठीक है. ये कुछ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, जो कि हमें हमारी बॉडी में हम ओरली लेते हैं. मतलब सिंस इट इज रिटन ओरली, मतलब हम इनको खाते हैं, राइट. तो दीज कैन बी मेड बाय लाइनिंग इट विद सब्सटेंस which will dissolve it after it is passed through the stomach. अब होता क्या है कि ये क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं या पेप्टाइड्स हैं जो हमारी बॉडी में चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनको कवर कर देते हैं, इनको इनकैप्सुलेट कर देते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो कि डाइजेस्ट ही तब हो, मतलब वो कवरिंग निकले ही तब जब these proteins they pass our stomach. लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम आती ही यही है कि जो कवरिंग होती है ना, वो एंजाइम्स या एसिड्स के
से एक्शन से ना वो डी नेचर होने लग जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है। तो मेजर इशू इज द स्टमक एंजाइम्स एंड एसिड्स, दे मे डीनेचर द थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड रेंडर इट इनइफेक्टिव। तो हमें चाहिए कि वो स्टमक को पास करें, फिर ही उनकी जो कवरिंग है वो निकले। लेकिन स्टमक में क्योंकि हमें पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, एसिड्स भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिनकी वजह से ये जो कोटिंग है, ये जो कवरिंग है ना, ये डीनेचर होने लग जाती है, राइट, और ये किसी काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। So students, this was all about from the chapter biotechnology and its applications. तो I hope आपको सभी के सभी questions बहुत ही अच्छे से clear हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने next chapter में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।